Coulomb's law. It states that the magnitude of force of attraction or repulsion between any 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Means कि जो कूलम फोर्स होती है, एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, किसके बीच में? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हियर लेट अस टेक two charges. Here I take two charges Q1 and Q2 and the distance of separation between these two charges is R. हमने क्या किया? दो चार्जेस Q1 और Q2 ले लिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R ले ली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बेटा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, डिपेंड करेगा काइंड ऑफ द, मतलब नेचर ऑफ द चार्जेस, किस तरह के वो दोनों चार्जेस हैं। अगर बेटा हम जानते हैं अगर हमारे पास प्लस प्लस हुए या माइनस माइनस हुए तो इन दोनों के बीच जो होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस तो इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, और ये जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब क्या? अगर हम इन दोनों चार्जेस में से एक चार्ज को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ेगी, या दोनों को बढ़ाते हैं तो भी फोर्स बढ़ेगी, या कम करते हैं तो भी फोर्स कम होगी। मतलब डायरेक्टली, मतलब इसका सीधा लिंक होगा किसके साथ? चार्जेस के साथ फोर्स का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है मीन्स बेटा उसका अपोजिट असर पड़ना। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम करते हो दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी और ये equation 2. Now combining equation 1 and 2 we get F proportional to Q1 Q2 over R square. Now अब हम जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे K, और वेयर K जो है इसको हम क्या बोलेंगे? कूलम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा ये, और इसको और क्या बोलते हैं? कूलम कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट चूज कर रहे हैं और नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड, मतलब जो मीडियम का जो नेचर होगा जिसमें हम चार्ज को प्लेस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ कूलम्स लॉ इन SI। नेक्स्ट जो है हमारे पास कूलम्स लॉ इन SI, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है? इन SI K किसके और होता है? 1/4 पाई E, इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, और दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 ER, वेयर E0 इज इक्वल टू 8.854 multiply 10 raised to power -12 coulomb square Newton inverse meter square inverse called absolute permittivity of free space, that is vacuum और air। मतलब जो E0 होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। और जो हमने यहाँ पे ER यूज़ किया है, ER का मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ अ प्योर नंबर। बेटा जो इन SI सिस्टम में हम जो
कूलम्स लॉ है उसको हम मीडियम में, अगर कोई मीडियम लेते हैं तो मीडियम में उसको हम लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई नॉट ई आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इन फ्री स्पेस में क्या होता है, ई आर की वैल्यू 1 होती है, सो एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और बेटा जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। नेक्स्ट आप देखते हैं कूलम्स लॉ इन सीजीएस। इन सीजीएस K इज इक्वल टू 1/K वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारे पास कूलम कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/K के, और वेयर K जो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। Hence, Coulomb's law in CGS system is given by Fm is equal to 1/K Q1 Q2 over R square. For air or vacuum और फॉर फ्री स्पेस K किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास एफ ए आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसका नेक्स्ट एस आई यूनिट ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट के क्या यूनिट होंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको रिवीज कर दो, ये जो ई नॉट इस साइड आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, फोर्स के यूनिट आ जाएंगे पहले ऊपर चार्ज के कूलम, Q1 के भी कूलम Q2 के भी थे कूलम स्क्वायर, और नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। अगर आपने डायमेंशन फार्मूला भी लिखना है इसके लिए, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो चार्ज Q1 इक्वल टू Q2, इसके लिए आ जाएगा आई टी, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या होता है हमारे पास ML/T-2। ठीक है, और साथ में बचता है डिस्टेंस, इसके लिए हम L के साथ लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा आई टी Q1 के लिए, Q2 के लिए भी आई टी ओवर जो F हो जाएगा ML/T-2 और आगे L का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ई नॉट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा इन एसआई सिस्टम में हमने देखा कि जो कूलम्स लॉ होता है इन ए मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम किसके बराबर होता है, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी फ्री स्पेस के लिए हमारे पास ई आर किसके बराबर 1 के बराबर होता है, तो एफ ए किसके बराबर हो गया हमारे पास 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस इज 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम कर देंगे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2/1 और दूसरी को पहले के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा एफ ए ओवर एफ एम इज इक्वल टू ई आर। तो ई आर क्या होता है हमारे पास,
रिलेटिव परमिटिविटी, और ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास रेशो होती है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges separated by a certain distance in the air to the electrostatic force between the two same point charges separated by a distance in a medium, that is Fm. तो ई आर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ए ओवर एफ एम। तो रिलेटिव परमिटिविटी होगी हमारे पास ये। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वी नो दैट द कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम इज गिवन बाय एफ एम इज इक्वल टू 1 ओवर के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर हमारे पास के जो होता है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। अभी हमारे पास जो फ्री स्पेस होता है एयर ओवर वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे एफ ए किसका हो जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 4 by 3 वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू एफ ए ओवर एफ एम, ठीक है। तो जो ये K क्या है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between two point charges separated by a certain distance in the air to the electrostatic force between the same charges separated by the same distance in the medium। मतलब अगर आप दो चार्जेस लेते हो एयर में, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और उन दोनों सेम चार्जेस को अगर आप किसी मीडियम में लेते हो, तो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उन दोनों का रेशो हम, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एयर में होगी उसकी रेशो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, तो इन दोनों की जो रेशो होगी दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो जो बेटा हमारे पास एफ ए ओवर एफ एम, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ई आर के बराबर। सो के जो होता है किसके बराबर होता है, ई आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी हमारे पास, इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट ई आर इज इक्वल टू ई नॉट के, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कूलम्स फोर्स। जो कूलम फोर्स है और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट जो है, इट इज़ अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस। अगर अनलाइक चार्जेस है मीन्स प्लस माइनस है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट है, इट इज़ रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। थर्ड वन, इट इज़ सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट एक्ट्स अलॉन्ग ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्जेस। मतलब ये सेंटर की तरफ एक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। इट अवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को अवे करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। 5 जो है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर नियर बाई कोई चार्ज पड़ा है, तो जो दो बॉडी के बीच, मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उसके ऊपर थर्ड चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो कूलम्स लॉ जो है उसको हमने निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए हमने क्या किया, दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R ले ली, ठीक है। अभी जो ये चार्ज Q1 है, इसके ऊपर Q2 चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, और Q2 के ऊपर Q1 चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करेगा।
ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हम निकालेंगे, कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाई, जो कूलम फोर्स एग्जर्ट होगी किसके ऊपर, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 के द्वारा, वो हमारे पास वो कितनी होगी F12, और हमारे पास आ गया F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या जाएगा R21, वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। मतलब Q1 चार्ज के ऊपर Q2 के द्वारा फोर्स लग रही है, और किस तरफ से लग रही है, इस तरफ लग रही है ना, ठीक है। तो इन दिस डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो यूनिट वेक्टर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगा R21। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अभी सिमिलरली हमारे पास जो फोर्स एक्सर्ट होगी किसके ऊपर, Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा, वो क्या होगी F21। तो वो आ जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर इस तरफ कौन सा है R12। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अभी बेटा जो इक्वेशन 1 और 2 जो है ये हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होगी। वट R12 इज इक्वल टू माइनस R21, तो जो हमारे पास ये R12 इज इक्वल टू माइनस R21 हम इक्वेशन 2 में भर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अभी जो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन 1 है और 3, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21, ये दोनों साइड इक्वल है, बट साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमारे पास कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। और ये जो F12 और F21 क्या है, द फोर्स इज exerted by the 2 point charges. These are the forces exerted by the 2 point charges on each other, are equal in magnitude and but opposite in direction. मतलब जो फोर्सेस लग रही है एक फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड के ऊपर, सेकंड के द्वारा फर्स्ट के ऊपर, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। इन द अदर वर्ड कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट बेटा यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ इन एसआई सिस्टम जो यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं वो होते हैं कूलम, ठीक है, कूलम, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल C के साथ। इन CGS सिस्टम में यूनिट जो होते हैं चार्ज के वो होते हैं स्टैट कूलम, और एसआई सिस्टम में जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इन CGS, तो CGS में क्या बन जाएगा, CGS में हमारे पास आ जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये माइनस आएगा ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU का मतलब ये होता है, ठीक है। और हमारे पास जो 1 माइक्रो कूलम होता है बेटा वो किसके बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, और 1 नैनो कूलम होता है 10⁻⁻9 कूलम, और 1 पिको कूलम होता है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। कई बार हमारे पास ये भी यूनिट होते हैं मिली कूलम, तो हमारे पास ये होता है 10⁻⁻3 कूलम। मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नैनो एन फॉर नैनो 10⁻⁻9, और पिको का मतलब 10⁻⁻12। नेक्स्ट है कूलम फोर्सेस बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो हम अभी निकालेंगे कूलम फोर्स जो दो चार्ज के बीच में होंगे उनके पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने बेटा यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2, और ये स्पेस में लाई कर रहे हैं, और जो
और रीज़न मान लो आपके पास ये यहाँ पे ओ लिया, यहाँ से जो आपके पास जो चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया और B का पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। तो हमारे पास जो कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, जो कूलम फोर्स एक्ट करेगी Q2 के ऊपर किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, वो किसके बराबर हो जाएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, अभी बेटा इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, AB है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर है R12, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वट हमारे पास जो है ये AB, जो AB है बेटा वो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू R12 वेक्टर, ठीक है। अभी जो है ये दो जो इक्वेशन 2 आ गई, अभी इक्वेशन 2 को पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में वैल्यू भर दो, मतलब AB की जगह भर दो आप, तो हमारे पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर AB की जगह अभी आपके पास आ जाएगा R12 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, साथ में R12 यूनिट वेक्टर, क्लियर। बट जो हमारे पास R12 ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड एंड R2 माइनस R1 का वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 मॉड वेक्टर, और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का वेक्टर। तो बेटा हमारे पास जो R1 किसके और आ गया, R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1 का मॉड वेक्टर का। तो अभी जो है ये R12 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में भरेंगे, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। सिमिलरली कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और ये हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो हमारे पास होगी F12, और जो यूनिट वेक्टर होगा इन दिस डायरेक्शन वो हमारे पास आएगा R21। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर ओवर R1 का वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और ये किसका और होगा माइनस F21, ठीक है। दिस इंप्लाइज F12 इज इक्वल टू माइनस F21, thus forces on the two charges are forces of actions and reactions, मतलब जो दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस होगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी।